Hello, students. Let's start today's class with the revision of our chapter Acids, Bases and Salts. इस लेक्चर में हम हमारे फिफ्थ चैप्टर यानी एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का पूरा रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनका कोई लेक्चर बीच में मिस हो गया हो या फिर जिनको समझ में नहीं आई हो चीज़ें एक बार में। ओके, तो वो इस लेक्चर के थ्रू पूरा क्विक रिवीजन एक बार कर सकते हैं पूरे चैप्टर का। ओके, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इस पूरे लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊँगा बहुत ही जल्दी से ब्रीफ में। ओके, तो चैप्टर की हेडिंग का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स आपको पता है, तेज़ाब को बोलते हैं एसिड्स। ओके, बेसिस एसिड्स के जस्ट उल्टे होते हैं और सॉल्ट्स एसिड और बेस जब आपस में टकराते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उससे बनते हैं सॉल्ट्स। ओके, तो एसिड्स कैसे पहचानेंगे आप? कोई भी चीज़ एसिड है, एसिड का टेस्ट होता है खट्टा यानी सार, SOUR। ओके, तो एसिड्स सबसे पहली बात आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड्स का टेस्ट होता है खट्टा। ओके, सार टेस्ट होता है। बेसिस को आप कैसे पहचानेंगे? बेसिस जब आप छुएंगे, कोई भी बेस आप छुएंगे तो वो थोड़ा सा साबुन जैसा, शैम्पू जैसा, जैसे झाग निकलता है वैसे हल्का सा झाग निकलता है जब आप उसको पानी में डुबा करके हाथ में रब करेंगे तो। ओके, और बेसेस होते हैं कड़वे, ठीक है, बिटर, बिटर टेस्ट होता है बेस का। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। ओके, और सॉल्ट्स का टेस्ट आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्ट सबने टेस्ट करके रखा है। ओके, हाँ, डिफरेंस ये है कि जो हम घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। ओके, तो जो हम घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। और भी तरह के सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं बट मोस्टली वाइट सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड ही यूज़ किया जाता है। बट इस चैप्टर में बहुत सारे सॉल्ट्स हम देखेंगे जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो बहुत सारे सॉल्ट्स हम देखेंगे। ओके, इस चैप्टर में फिर से एक बार एसिड्स पे आते हैं। एसिड्स का मैंने सबसे पहली बात उसकी पहचान बताई, क्या होते हैं। टेस्ट एसिड का कैसा होता है? सार होता है, सार यानी खट्टा होता है। ओके, आप जितने भी नेचुरल एसिड्स देखोगे, चाहे वो नींबू के अंदर पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड हो, ओके, चाहे विनेगर के अंदर पाए जाने वाला एसिटिक एसिड हो, चाहे इमली के अंदर पाया जाने वाला टार्टेरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो वो हमेशा खट्टा टेस्ट देगा। इसलिए आप नींबू चखेंगे तो वो खट्टा लगता है। ओके, आप इमली चखेंगे तो वो भी खट्टी लगती है। ओके, दही वो भी खट्टी लगती है। तो इन सब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड्स की एक पहचान तो आप लोगों को पता चल गई कि एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस सबसे पहली बात, आप छू के हल्का सा पानी मिला के देख सकते हैं उसके साथ, तो वो सोपी फ्लेवर देता है, सोपी फील देता है एक्चुअली। मतलब एक साबुन जैसे, जैसे साबुन का झाग बन जाता है हाथों में, वैसे ही एसिड्स के साथ भी होता है। ओके, बेसिस के साथ भी होता है, सॉरी एसिड निकल गया। बेसिस जब आप हाथ में रगड़ेंगे तो वो एक तरह का सोपी फील देगा, यानी साबुन जैसे उस पर भी झाग टाइप का निकलेगा। ओके, तो बेसिस जो होते हैं, और दूसरी पहचान बेसिस की क्या है, जैसे एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ओके, तो कुछ नेचुरल बेसिस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो इनो वगैरह में होता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा हो गया, ओके, वॉशिंग सोडा हो गया। तो ये सब जो है ये बेसिस हैं। इनको आप अगर टेस्ट करेंगे तो ये हल्के से कड़वे लगेंगे आपको। ओके, तो ये थे एसिड्स और बेस। तो एक सवाल है इस चैप्टर में, क्या कि हर एसिड और हर बेस को क्या आप टेस्ट करके ही बताएंगे कि वो एसिड और बेस है? नहीं, अगर टेस्ट नहीं करना है, कई बार इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि आप टेस्ट करेंगे तो आपकी जीभ जल सकती है। ओके,
तो उन एसिड्स या बेसिस को टेस्ट करने के लिए कि वाकई में इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि अगर आपने 5 सब्सटेंसेस को रख दिया है, मतलब 5 कंटेनर ले लीजिए, उसमें 5 सब्सटेंस रख दीजिए कोई भी, और ये मत बताइए इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो इंडिकेटर ये बता देंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है ये पहचानने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो यहाँ ये टेबल 5.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें जितने भी सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इन सब्सटेंसेस को हमें टेस्ट करके बताना है क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। ओके, जैसे लेमन जूस, नींबू का जो जूस है वो आपको टेस्ट करके बताना है कैसा होता है। तो टेस्ट के बेसिस पे आप ये बताएंगे कि अगर खट्टा है तो उसमें एसिड होगा, और अगर कड़वा है तो उसमें बेस होगा, नमकीन है तो उसमें सॉल्ट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ना। तो सबसे पहला है लेमन जूस। ये आप बताएंगे लेमन जूस कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस भी कैसा होता है, खट्टा और मीठा दोनों होता है। विनेगर कैसा होता है, विनेगर यानी जो हम चाउमीन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके, चिली पनीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें विनेगर डाला जाता है, फ्राइड राइस वगैरह में। ओके, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो ये भी खट्टा होगा। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, वो भी खट्टा होगा। टैमरिंड यानी इमली, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, वो भी खट्टा होगा। शुगर, शुगर तो मीठा होता है। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है। आंवला, आंवला भी खट्टा होता है तो इसमें भी एसिड पाया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कड़वा होता है तो इसमें बेस पाया जाता है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं यानी उसमें भी कुछ एसिड होगा। ओके, अनराइप्ड मैंगो यानी कच्चे आम जो होते हैं जिसको कैरी बोलते हैं, तो ये भी खट्टा टेस्ट देती है। ठीक है, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, ओके, ना कड़वा होता है, कभी कभी कड़वे होते हैं। ओके, तो वो लगभग लगभग न्यूट्रल टेस्ट का होता है। ओके, तो ये तो हमने टेस्ट करके बता दिए ये सारे सब्सटेंस। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपका शरीर ख़राब हो सकता है, आपकी टंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपके माउथ में इन्फेक्शन होने लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिनको आप चख नहीं सकते, उनके लिए बने होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स उन सब्सटेंसेस के साथ मिल करके, यानी आप इंडिकेटर को पानी की तरह मिलाएंगे उस सब्सटेंस में, तो आपको कलर से पता चल जाएगा कि इसमें एसिड कौन सा है और इसमें बेस कौन सा है। क्योंकि इंडिकेटर का काम क्या होता है, कलर देना। इंडिकेटर क्या देता है, कलर देता है। तो उस कलर से हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ओके, तो इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिलते हैं हमको, मैन मेड इंडिकेटर्स केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हल्दी, ठीक है, यानी टर्मरिक, चाइना रोज़ मतलब गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है। ओके, फिर लिटमस, लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से। ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, बहुत बार बता चुका हूँ बट एक बार और बता दूंगा अच्छे से लाइकेंस क्या होते हैं। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बुक में 3 नेचुरल इंडिकेटर्स बताए हैं, पहला लिटमस, दूसरा टर्मरिक और तीसरा है हमारा चाइना रोज़। ओके, तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर यानी लिटमस। लिटमस हमको मिलता है लाइकेंस से। ठीक है, ये लाइकेंस क्या होते हैं, जब कोई एल्गी, एल्गी मतलब होती काई, ठीक है, काई आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन पुरानी दीवारों में ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की चिकनी चिकनी जम जाती है, जो उसको बोलते हैं काई या एल्गी। ठीक है, आपने तालाबों में भी देखा होगा, तालाब की सरफेस में ग्रीन ग्रीन कलर की जो ऊपर लेयर जम जाती है, दैट इज़ ऑल्सो एल्गी। ओके, तो जो एल्गी होती है वो फंगस के साथ रिएक्ट करके, अब ये फंगस क्या होता है, फंगस आपने कहाँ देखा है, बहुत जगह देखा होगा। ब्रेड जो होती है, ब्रेड जब आप बहुत दिन के लिए खुला छोड़ दें बाहर और हल्की सी वो गीली रहे अगर, तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो होता है फंगस।
ठीक है। और फंगस आपने कहाँ देखा है? सड़ती हुई लकड़ियों में आपने देखा होगा मशरूम वगैरह लग जाते हैं, तो मशरूम भी एक फंगस है। ठीक है। तो जब एक एल्गी और एक फंगस साथ में रहने लग जाएं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने लग जाएं, कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे? एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाती है। फोटोसिंथेसिस मतलब एल्गी खाना तैयार करती है। किसके लिए? अपने लिए और फंगस के लिए। ठीक है। एल्गी किसके लिए खाना तैयार करती है? फंगस के लिए और अपने लिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है, खाना तैयार कर रही है उसका मतलब क्या है? फ़ायदा पहुंचा रही है किसको? फंगस को। फंगस क्या करता है? एल्गी को रहने की जगह देता है कि आप मेरे ऊपर रह सकते हो। ठीक है। क्योंकि फंगस होता है बड़ा, तो वो एल्गी को इजीली रहने की जगह देता है। तो जब ये दोनों साथ में ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके। तो इसमें क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होता है कि एल्गी और फंगस आपस में साथ में मिलकर रहते हैं और इन दोनों को साथ में बोल दिया जाता है लाइकेंस। क्या बोला जाता है? लाइकेंस। ठीक है। तो यही लाइकेंस से बनाया जाता है लिटमस। लिटमस एक तरह का नेचुरल डाई है। डाई क्या होता है? जो कलर दे। ठीक है। तो लिटमस से बनता है क्या? लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस। लिटमस पेपर के फॉर्म में बनाया जाता है, यानी कागज़ जैसा होता है। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर का क्या काम है? रेड लिटमस पेपर की रेड लिटमस पेपर बेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई सब्सटेंस में कन्फ्यूजन है कि ये एसिड है या बेस है, तो रेड लिटमस पेपर का यूज़ करके आपको ये पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? क्या होता है, जो ये लिटमस पेपर होता है वो सबसे पहली बात ऐसा दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेड लिटमस है और एक ब्लू लिटमस है। तो इस पेपर को आपको क्या करना है, इस पेपर को जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं, सबसे पहले तो उसका डाइल्यूट फॉर्म बना लीजिए। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब उसमें पानी मिला लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। आपको अभी पता नहीं है कि आपने जो सब्सटेंस लिया है वो एसिड है या बेस है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। पानी मिला करके घोल लीजिए। ठीक है। फिर बारी बारी से एक बार रेड लिटमस पेपर को डालिए। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है डालने पे, तो समझ जाइएगा कि आपने जो सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस आपने लिया था, जो सब्सटेंस आपने लिया था, तो वो क्या है? बेस है। ठीक है। क्योंकि रेड लिटमस का कलर ब्लू तभी होता है जब उसको बेस में डाला जाए। ठीक है। जब उसको बेस के साथ मिक्स किया जाए, तभी रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर का होगा। ठीक है। और अगर कोई चेंज नहीं आता है, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है, तो समझ जाइएगा कि जो भी आपने लिया है वो बेस तो नहीं है, वो बेस नहीं है। ठीक है। अब फिर टेस्ट करिएगा आप ब्लू लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर आप सब्सटेंस में डालिए। अगर सब्सटेंस में डालते ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड, तो समझ जाइएगा जो आपने सब्सटेंस लिया है वो होगा एक एसिड। जो आपने सब्सटेंस लिया है वो क्या होगा? एक एसिड होगा। ठीक है। और अगर कोई चेंज नहीं आता है कलर में, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है, तो समझ जाइएगा वो एसिड तो नहीं है। ठीक है। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस शायद आप समझ गए होंगे कि ये पेपर कैसे टेस्ट किए जाते हैं। इन पेपर को सब्सटेंसेस के अंदर डुबा के देखा जाता है। अगर इन पेपर का कलर चेंज हो जाए तो ये समझ में आ जाता है कि कौन सा सब्सटेंस है। जैसे रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का हो जाए, तो समझ जाइएगा आपने बेस के साथ रेड लिटमस पेपर को टेस्ट किया है। मतलब जो भी आपने सब्सटेंस लिया वो क्या है? बेस है एक। ठीक है। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट किया है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है किसी सब्सटेंस में, तो समझ जाइएगा आपने जो सब्सटेंस लिया है वो क्या है? एक एसिड है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल था, शायद आपको समझ में आया होगा। ओके। तो चलिए, पहला इंडिकेटर हो गया है, यानी लिटमस तो हो गया। ओके। अगला इंडिकेटर है टर्मरिक यानी हल्दी। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? सबसे पहले हल्दी का पेस्ट बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? पेस्ट। ओके। अब उस पेस्ट को ब्लोटिंग पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर से क्या किया जाता है? चेहरा वगैरह साफ़ किया जाता है।
तो उस ब्लोटिंग पेपर में हल्दी के पेस्ट को रब कर दीजिए या लगा दीजिए। ब्लोटिंग पेपर में हल्दी के पेस्ट को लगा दीजिए, ठीक है। तो ब्लोटिंग पेपर में हल्दी के पेस्ट को लगाने के बाद, ब्लोटिंग पेपर में हल्दी के पेस्ट को लगाने के बाद उस ब्लोटिंग पेपर को सुखा लीजिए, ठीक है। जब वो ब्लोटिंग पेपर सूख जाए, जब वो ब्लोटिंग पेपर पूरी तरह से सूख जाए, तो उस ब्लोटिंग पेपर को आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हल्दी, जब हल्दी जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है टर्मरिक को, ठीक है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस लिया जाए और ये ब्लोटिंग पेपर जिसमें आपने हल्दी को रब किया है, मिक्स किया है हल्दी को, या हल्दी का पेस्ट बना के उसके ऊपर लगाया है, तो इस ब्लोटिंग पेपर को जब आप उसमें डालेंगे, क्या बोलते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस में जो आपको पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, तो अगर ब्लोटिंग पेपर का कलर येलो से रेड हो जाए तो समझ जाइएगा वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। जो भी सब्सटेंस आपने लिया है वो बेस है, ठीक है। और अगर कोई भी कलर ना हो, ठीक है, तो समझ जाइएगा वो एसिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टर्मरिक यानी हल्दी को कैसे यूज़ किया जाता है इंडिकेटर की तरह। हल्दी जो है वो बेस के साथ रेड कलर देती है, ओके। अब अगला है इंडिकेटर हमारा चाइना रोज़, ओके। तो चाइना रोज़ क्या होता है, ये देखिए, ये चाइना रोज़ होता है गुड़हल, ठीक है। चाइना रोज़ क्या होता है, गुड़हल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, चाइना रोज़ की जो पेटल्स होती हैं यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उनको इकट्ठे करके आप एक वेसल में या एक बीकर में गरम कर लो, ओके। तो वो गरम करने के बाद क्या होगा, वो अपना कलर छोड़ देगी, ठीक है। मतलब चाइना रोज़ अगर रेड कलर का है तो एक पिंक कलर का जो पानी है वो आपको दिखने लगेगा। उस पिंक कलर के पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए। फिर जो भी आपको सब्सटेंस टेस्ट करना है, यानी चेक करना है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उस सब्सटेंस को आप क्या करिए कि उस सब्सटेंस में थोड़ा सा ये जो चाइना रोज़ का पानी था, जो आपने पानी इकट्ठा किया था, इस चाइना रोज़ के पानी को थोड़ा सा मिक्स करके देखिए, ठीक है। अगर जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसका कलर मैजेंटा हो जाता है, देखिए बीच में जो इंडिकेटर जिस पे लिखा हुआ है उस पे चाइना रोज़ का पानी भरा हुआ है, ठीक है। जो आपने चाइना रोज़ को उबाल करके पानी इकट्ठा किया था वो है। अगर उस इंडिकेटर को आप किसी एसिड में डालेंगे, ठीक है, या किसी सब्सटेंस में डालते हैं और वो मैजेंटा कलर दे देता है, मैजेंटा मतलब ऑरेंज टाइप का जो कलर होता है वो दे देता है, तो आप समझ जाइएगा कि जो भी सब्सटेंस आपने लिया था वो क्या है, एसिड है। और अगर जो भी इंडिकेटर आपने लिया है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अगर मिक्स करते हैं किसी सब्सटेंस में और उसका कलर हो जाता है ग्रीन, तो समझ जाइएगा जो भी है जो आपने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, एक बेस है, ठीक है। वो क्या है, एक बेस है। तो ये हो गया हमारा लास्ट इंडिकेटर यानी चाइना रोज़, ठीक है। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, हमने बेस के बारे में पढ़ लिया। एक तीसरा नाम और होता है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जो ना एसिड हो और ना बेस हो। तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ठीक है। सॉल्ट ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मतलब जो ना एसिड हो और ना बेस हो, ओके। अब हम आगे, हमें क्या, एसिड रेन के बारे में बताया गया। एसिड रेन क्या होती है, तो एसिड रेन मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये ऐसी बारिश होती है जिसमें एसिड्स बरसते हैं बादलों से, ओके। लिटरली एसिड्स गिरते हैं बादलों से, और जो भी इस बारिश में अगर एक्सपोज हो गया या इस बारिश में भीग गया तो उसकी स्किन में कुछ एलर्जीज़ होने लगती हैं, क्योंकि एसिड स्किन को डैमेज करने लगती है, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन ऐसी बारिश होती है जिसमें एसिड्स बरसते हैं आसमान से, ठीक है। तो ये एसिड रेन बनती कैसे है, क्या होता है कि बारिश कराने के लिए जो ज़मीन में पानी है,
जो हम पानी अपने इधर उधर देखते हैं तालाबों में, नालों में, नदियों में, तो वो पानी जैसे ही सनलाइट पड़ती है यानी सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एवेपोरेट होता है यानी भाप बन के उड़ता है। आप उसका एक्सपेरिमेंट अपने छत पे करके देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी फैला दीजिए, 1 घंटे बाद आप आके देखेंगे तो अगर सूरज की रोशनी उस पानी में पड़ रही है तो वो पानी जो है वो उड़ जाता है भाप बन के। तो उसी तरह नदियों, नालों, ओशियंस, रिवर्स, इन सब का पानी जो है वो भी एवेपोरेट करता है, वो ऊपर जाता है। ठीक है, साथ साथ में जो गैसेस हैं वो भी ऊपर जाती हैं पानी के साथ साथ में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो हैं वो ऊपर जाती हैं। ठीक है, और ऊपर जाके इकट्ठा होती जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इकट्ठा होकर बना लेती हैं बादल, और जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाती हैं तो उस बादल में कंडेंसेशन प्रोसेस से पानी इकट्ठा होने लगता है। वही पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है जो यहाँ से भाप बन के गया है। वो एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हैं? वो एक्सपेरिमेंट आप पानी को उबालिए, ठीक है, गैस में पानी को उबालिए, उसके ऊपर एक प्लेट रखे रहिए थोड़ा सा ऊपर, ओके, हाथ से या किसी चीज़ से ऐसे पकड़ के, कपड़े से या फिर जो भी टोंग्स होते हैं, चिमटे वगैरह, जिससे उससे पकड़ के एक प्लेट को थोड़ी देर रख के देखिए, आप देखेंगे उस प्लेट में भाप जम जाएगी। तो वही प्रोसेस होता है कि ऊपर आसमान में भी भाप जम जाती है। ठीक है, वो भाप जब बहुत ही ज़्यादा जमने लगती है और वो भारी हो जाती है तो वो क्लाउड्स के फॉर्म में पानी स्टोर करने लगती है। जब पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है और क्लाउड भारी हो जाते हैं तो वो पानी रेन के फॉर्म में गिरता है ज़मीन में। ठीक है, तो होता क्या है, एसिड रेन कैसे बनती है? ये तो मैंने बताया कि रेन कैसे बनती है, लेकिन एसिड रेन कैसे बनती है? एसिड रेन ऐसे बनती है कि जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पानी जो एवेपोरेट करता है लैंड से, वो अपने साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं इनको ले करके ऊपर बादल बनाने लगता है। ठीक है, तो जब ऊपर ये गैसेस जो हैं बादलों में इकट्ठा हो जाती हैं, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये गैसेस जब बादलों में इकट्ठी हो जाती हैं तो ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करके, बादलों में पानी भी भरा रहता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फरिक एसिड बना लेती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो 3 एसिड तो बन जाते हैं, कौन कौन से? कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों एसिड जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं बादलों में तो ये ऊपर से रेन के फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है, बारिश के साथ साथ ये एसिड जो है वो गिरते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न होता है एसिड रेन का। तो आप जो ताजमहल, अगर किसी ने विज़िट किया होगा, तो ताजमहल जो कलर उसका ख़राब होता जा रहा है, वो पूरा वाइट था, लेकिन उसका कलर आज की डेट में वाइट नहीं रह गया है। तो वो एसिड रेन की वजह से ही है कि वो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो करके ढेर सारी हीट बनाते हैं। हीट यानी गर्मी। ठीक है, और उस गर्मी के कारण क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिक्स हुए, एक कंटेनर में आप एसिड और बेस को मिक्स कर दिए, तो क्या बना लेता है वो? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट मतलब नमक, वाटर मतलब पानी। तो एसिड और बेस जब सॉल्ट और वाटर बना ले, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एक यहाँ आर्टिफिशियल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो इंसानों ने बनाया है। कौन सा? फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो एसिड्स के साथ जब फिनोप्थलीन रिएक्ट करता है तो वो कोई कलर नहीं देता, उसमें कोई कलर चेंज ही नहीं आता। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दे देता है मेजेंटा कलर। ठीक है, मेजेंटा यानी पिंक कलर दे देता है। ओके,
तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर फिनोप्थिलीन। अब हम कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो नेचुरल होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए न्यूट्रलाइजेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। सॉल्ट और वाटर जो है वो बनता है इस प्रोसेस से हीट के एवोल्यूशन से, मतलब गर्मी निकलती है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले इनडाइजेशन मतलब क्या होता है? अपच। ठीक है। अपच मतलब क्या होता है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अमाउंट में बनने लगता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अमाउंट में जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है, ये ज़्यादातर तब होता है जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे आप डेली 1 बजे दोपहर में खाना खाते हो। ठीक है। तो हमारी बॉडी ऐसी ढल जाती है, हमारी बॉडी ऐसी रेस्पॉन्ड करने लगती है कि वो करेक्ट 1 बजे आपका स्टमक जो है वो एसिड बनाना चालू करेगा। ठीक है। ताकि क्योंकि उसको पता है कि अब थोड़ी देर में खाना आने वाला है डाइजेस्ट होने के लिए, तो एसिड बनाना चालू करेगा। सपोज़ आप डेली उसी टाइम खाना खाते हो, एसिड बनता है, बढ़िया आपका खाना डाइजेस्ट होता है और ईज़िली डाइजेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट अगर बाई चांस किसी दिन आपने 1 बजे खाना नहीं खाया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, खाना खाने में लेट हो गए, तो वही एसिड जो है वो बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। तो वो बढ़ के क्या होता है? स्टमक से ऊपर आने लगता है, थोड़ा सा ईसोफेगस में आने लगता है। ठीक है। जब वो एसिड ईसोफेगस में आने लगता है तो जलन होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी या इंडाइजेशन। तो उस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम इनो वगैरह लेते हैं। ठीक है। तो जो इनो होता है वो क्या करता है? उस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है। उस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। जो पेट में एसिड होता है उसकी एसिडिटी को कौन ख़त्म कर देता है? जो आपने बेस लिया है, यानी इनो एक तरह का बेस है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। या फिर आपने डाइजीन लिया है, या फिर आपने और कोई एंटासिड लिया है, वो सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनती हैं। ठीक है। तो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? बेस का। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो जो इनो है वो हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में आप रीड करिएगा, यही लिखा हुआ है। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? कभी कभी कोई सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के यूज़ करने के कारण क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी मदद से जो खेत वगैरह हैं उनको उपजाऊ बनाया जाता है। मतलब जो भी फसल आपके खेत में लगी होगी, चाहे वो गेहूँ, चावल, ठीक है, कुछ भी XYZ कोई भी फसल अगर लगी होगी तो उस फसल की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है कौन? फर्टिलाइज़र। ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होने लगता है तो वो जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा चूना डाल दिया है अगर, या खाद वगैरह बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती। तो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसके लिए हमें चूना वगैरह डालना पड़ता है। और जब बहुत ज़्यादा चूने वाली मिट्टी हो जाती है तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं। तो ऐसे करके ये सॉइल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। ताकि जो भी हम उगाएं वो आसानी से ग्रो कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं बेसिस के, जैसे क्विक लाइम, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। स्लेक्ड लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ऐसे जो केमिकल नेम है वो आप याद कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएंगे हायर क्लासेस में। ओके। अब अगला है फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट क्या होते हैं? ज़्यादातर क्या होता है, जो भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वो जो भी केमिकल बनाती हैं तो उसके बाद जो वेस्ट बनता है उनका वो एसिडिक होता है, वो उसमें एसिड मौजूद होता है। तो उस एसिड को, उस वेस्ट को, उस कचड़े को, ठीक है, उस कचड़े को जो कि एसिडिक है, अगर हाँ फैक्ट्री वाले डायरेक्ट नदियों में डाल देंगे, नालों में डाल देंगे और ऐसे वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे, तालाबों में, तो वहाँ रहने वाले जो मछलियाँ हैं, वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। तो
उस चीज़ से बचाव के लिए गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्रीज़ को बोल के रखा है कि आप जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करोगे वाटर बॉडीज़ में, उसको पहले आप केमिकल से ट्रीट करोगे, उसको पहले आप बेसिस से ट्रीट करोगे, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज़ करते हैं वो एसिडिक होता है, और उनको बेसिस से जब ट्रीट किया जाता है तो वो हो जाता है न्यूट्रल, फिर उसके बाद उसको वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है। ओके, तो ये होता है फैक्ट्री वेस्ट। तो ये चैप्टर आपका मैंने रिवीजन करवा दिया, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हैं प्लीज़ मेरे से पूछिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।